Hello students, so our next topic is abnormal molar mass. So for understanding abnormal molar mass, firstly we should know about the electrolytes. हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं. सो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यदि एक्वस सोल्यूशन बनाया जाए, यानी कि उन्हें जब पानी में डाला जाता है तो वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. तो यहाँ पर ब्रेक डाउन का एबनॉर्मल मास से क्या लेना देना है? द थिंग इज लेना देना है, क्योंकि हम जिनकी इस टाइम पर स्टडी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं और किसी भी चीज के ऊपर वो डिपेंड नहीं होती है. ना तो वो आयंस के ऊपर होंगी, यानी कि चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती होंगी, ना वो साइज के ऊपर डिपेंड करती होंगी. तो उनका और किसी चीज से कोई कंसर्न नहीं है. अब डिसोसिएशन से होगा क्या? जैसे कि यहाँ मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं, तो मैं एक एक करके एक एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि डिसोसिएशन क्या इंपैक्ट पड़ता है. डिसोसिएशन का इंपैक्ट ये पड़ता है कि जो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, यानी कि जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है. लेट्स टेक ए लुक ऑफ इट. मैंने यहां पर तीन तरह की कैटेगरी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको डिवाइड कर दिया. फर्स्ट कैटेगरी में मैंने एसिड को रखा. एसिड जैसे कि HCl है, हमें पता है कि HCl किस में ब्रेक डाउन होता है? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में. H2SO4 है, CH3COOH है, जिसके अंदर से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, जो किसी एक अमाउंट तक डिसोसिएट होते हैं, उसके बाद उनका डिसोसिएशन नहीं होता है. सो ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, बट डिसोसिएशन तो है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो सही. हमने उसी के ऊपर बात करनी है आज. जैसे यहाँ पर इसका जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड द इनऑर्गेनिक बेसिस. जो बेस है NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, दीज आर द बेसिस. ये भी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं. एंड एट लास्ट वेरी वेल नोन सोल्ट्स. सोल्ट्स का हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो अपने आयंस में टूट जाते हैं. जैसे कि आप किसी का भी एक एग्जांपल ले लीजिए. वी विल टेक द एग्जांपल से HCl. हम HCl का एग्जांपल लेते हैं. उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिसोसिएशन क्या होता है. सो डिसोसिएशन का मतलब है ब्रेक डाउन हो जाना. क्या हो जाना? ब्रेक डाउन हो जाना, ब्रेकिंग डाउन. ठीक है, इनका ब्रेक डाउन होना जाना मतलब समथिंग इज गेटिंग डिसोसिएट. जैसे कि ये चौक है, चौक को यदि मैं ब्रेक कर दूंगा, इसके दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे. अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए कि ये एक HCl का ये एक मॉलिक्यूल है. इट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl. हमने जैसे ही इस मॉलिक्यूल को पानी के अंदर डाला, ये मॉलिक्यूल दो में ब्रेक हो गया. अब देखिए कि पहले इसके कितने पार्टिकल्स थे? केवल एक. ये एक ही मॉलिक्यूल था, पर जैसे ये ब्रेक हुआ, ये दो पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, यानी कि अब जो इसकी कंसंट्रेशन है वो अब डबल हो गई. तो ड्यू टू दिस रीजन अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इफेक्ट होगी वो वन मोल की इफेक्ट शो नहीं करेगा. वो अब कितना इफेक्ट शो करेगा? वो अब 2 मोल का इफेक्ट शो करेगा. यही इनकी खास बात है. इनकी वजह से इनके मोलर मासेस के अंदर हम चेंजेस लेकर आते हैं. वो क्या है वो हम फर्दर देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट दिस. जैसे कि यहाँ पर अभी हम डिसोसिएशन की बात करते हैं, तो डिसोसिएशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन. खास तौर पर ध्यान रखिएगा, ये वाटर के अंदर हो रही है. एक्वस सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. सो इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन. यहाँ हम एक्वस सॉल्यूशन का क्रिएट करते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं. दूसरा एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि HCl है. HCl एक एसिड है जो फर्स्ट कैटेगरी में रखा हुआ है. ये सभी के सभी इसी तरीके की शो करता है. मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेकर बात कर रहा हूँ. जैसा अभी आपको एक एग्जांपल से दिखाया, से ये क्या है? 1 मोल है. इसका कंसंट्रेशन हमने कितना मान लिया? 1 मोल. तो यदि हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है इसे किस में डिसॉल्व किया? वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा. H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. तो ये जब 1 मोल है तो ये भी कितना बनेगा? 1 मोल. और ये भी कितना बनेगा? 1 मोल. सो नाउ व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन?
फाइनल कंसंट्रेशन क्या रहेगी, हमने कितने कितने से शुरुआत की थी, 1 मोल से, और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ, 2 मोल है, दिस इज अ 2 मोल। तो यहाँ पर आपको जो इफेक्टिवनेस है, जो वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो 1 मोल के बेस पर नहीं मिलेगी, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मोल के बेस पर मिलेगी। इसी चीज को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको जो एग्जांपल के तौर पर बताया था, उसको फिर से डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूं मैं से। ये एक मॉलिक्यूल है, दिस इज द 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, जो यहाँ पर 1 मोल लिखा हुआ है। जैसे ही हमने इसको पानी में डाला, अब दिस 1 मोल इज ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स, 1 इज दिस एंड 1 इज दिस, नाउ इट इज 2। शुरुआत इससे की थी, 1 से। सो अब जो इसकी इफेक्टनेस है वो 2 से बनेगी। हमने अब इसी चीज को डिस्कस करना है। Now we will understand abnormal molar mass with the help of a demonstration. हम एक डेमोन्स्ट्रेशन से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके आगे 2 सैंपल्स लिए हैं, एक सैंपल लिया है यूरिया का और एक सैंपल लिया है NaOH का। इन डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हमें एक चीज अज्यूम करके चलनी है कि यदि मैं 10 यूनिट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मानता हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 यूनिट है, तो वहां कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 मोल होगा। तो ये बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि यदि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 रहती है, मतलब फिक्स रहती है, तो वहां पर कंसंट्रेशन भी क्या होगी, फिक्स होगी। ये बात हमने पहले लास्ट टाइम इस कॉन्टेस्ट में पढ़ी थी कि यदि कंसंट्रेशन सेम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब हम उसे थोड़ा उल्टा पढ़ रहे हैं कि यदि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 10 है तो कंसंट्रेशन सेम रहेगा, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यदि सेम है तो कंसंट्रेशन सेम रहेगा। तो यहाँ पर यदि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू को 10 अज्यूम कर लिया और कंसंट्रेशन हमने कितनी मान ली, 1 मोल मान ली, तो यहाँ हमने क्या यूज किया हुआ है, यूरिया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 10 है, और 10 के लिए हमने उसकी वैल्यू को कितना रखना है, कंसंट्रेशन की 1 मोल रखना है, ठीक है। अब 1 मोल यूरिया का मास निकालते हैं। हमें पता है कि मास, मोलर मास ऑफ यूरिया इक्वल टू 60 ग्राम। तो यानी कि यहाँ पर यूरिया का मास कितना रहेगा, 60 ग्राम रहेगा, क्योंकि यूरिया 1 मोल है। तो 1 मोल का मास कितना हो गया, 60 ग्राम। तो हमने इसके अंदर कितना यूरिया डाला, 60 ग्राम डाला। क्लियर, इस पार्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसी की बात करते हैं। अब हमारे रूल के अकॉर्डिंगली यदि हम चलें तो यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो NaOH कितना होना चाहिए, दैट इज 1 मोल। कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, क्योंकि फॉर 10 यूनिट इट इज 1 मोल। यहाँ इसकी वैल्यू निकालते हैं, 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ NaOH मीन्स कितना मास हो गया, 40 ग्राम। कितना मास हो गया, 40 ग्राम। बट वेट, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर एक बात सोचने वाली है। NaOH एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वा सॉल्यूशन में बनाता है। ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रोलाइट बनाता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, NaOH विल डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर। तो 1 मोल इसका कितने में कन्वर्ट हो गया, 2 मोल में, यानी कि 1 मोल आपको ये मिलेगा और 1 मोल आपको ये मिलेगा। तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू या तो 20 होनी चाहिए, डबल हो जाएगी क्योंकि 2 मोल है, 10 नहीं होगी। और अगर 10 है तो ये कितना यूज होगा, हाफ मोल यूज होगा। इट विल बी नॉट 1 मोल, इट विल बी हाफ मोल। हाफ मोल क्यों होगा, क्योंकि इसकी हाफ मोल की वैल्यू, हाफ मोल और हाफ मोल ये बनाएगी, तब जाकर ये क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा। और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 10 होगी। क्लियर हुई बात। अब ध्यान से समझना है कि इसकी 1 मोल की वैल्यू क्या होगी। इसकी यदि मैं 1 मोल की वैल्यू लेता हूं तो इट विल बी 20, ये 20 हो जाएगी, क्योंकि ये डिसोसिएट होकर अपनी कंसंट्रेशन को डबल कर लेगा। बट यदि मैं इसकी वैल्यू को फिक्स कर रहा हूं, 10 कर रहा हूं, तो ये कितना होना चाहिए, 1 मोल नहीं होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा, हाफ मोल हो जाएगा। अब आप कहोगे कि 10 यूनिट के पीछे तो 1 मोल है, ये इस वजह से हाफ हो जाएगा क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो अपनी कंसंट्रेशन को डबल कर लेगा। जब कंसंट्रेशन को डबल कर लेगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हाफ मोल इक्वल टू 1 मोल, हाफ मोल इक्वल टू 1 मोल। तो अंदर कंसंट्रेशन तो 1 मोल ही है, बट यहाँ पर अब हमारी एजम्पशन के हिसाब से चलते हैं। हमने क्या सोचा था कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, 40 ग्राम। पर कायदे से, रूल से, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कितना हो रहा है, ये हाफ मोल का कितना है, 20 ग्राम। तो क्या ये एक
एबनॉर्मेलिटी नहीं है मास में, सो दिस इज द एबनॉर्मेलिटी। इसी एबनॉर्मेलिटी को तो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एबनॉर्मल मोलर मास। हमारी assumption के हिसाब से ये 40 ग्राम होना चाहिए, बट है कितना, 20 ग्राम। सो दिस इज द एबनॉर्मेलिटी। यहाँ पर जो एबनॉर्मल मोलर मास आया है, एबनॉर्मल हमारी जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 मोल के हिसाब से आ रहा है, बट अंदर मास कितना यूज हुआ, हाफ मोल यूज हुआ। यानी कि हमारी assumptions के हिसाब से यहाँ पर 40 ग्राम यूज होना चाहिए, बट हो कितना रहा है, 20 ग्राम यूज हो रहा है। सो ड्यू टू दिस रीजन ये जो एबनॉर्मलिटी है, इसी की स्टडी को हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द एबनॉर्मल मोलर मास। अब हम इसे ही प्रैक्टिकली समझ चुके हैं, अब इसको थ्योरेटिकली समझते हैं। अभी तक जो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है वो पढ़ा है डिसोसिएशन का। ऐसा नहीं है कि एबनॉर्मेलिटी जो है, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो चेंजेस हैं वो केवल और केवल डिसोसिएशन के कारण ही आते हैं, वो एसोसिएशन के कारण भी आते हैं। एसोसिएशन है, जैसे डिसोसिएशन मीन्स किसी चीज का टूटना, एसोसिएशन मतलब किसी चीज का जुड़ना। मतलब पहले तो वो अलग अलग थे, बट जैसे ही हमने उसको सॉल्यूशन में डाला वो जुड़ गए। हाँ, ये श्योर है कि ये वाटर के केसेस के अंदर नहीं होगा, क्योंकि पानी के केस के अंदर वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट बनाता है, और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है अपने आयंस में टूट जाना। तो ये कुछ ऑर्गेनिक ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो इस तरह की एसोसिएशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, दैट इज कॉल्ड द एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इन बेंजीन। यदि एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर डाल दिया जाए, बेंजीन एज ए सॉल्वेंट है यहाँ पे, अगर पानी के अंदर एसिटिक एसिड डालेंगे तो ये डिसोसिएट होता है, पर अगर इसको बेंजीन के सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये एसोसिएट हो जाता है। तब इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाते हैं, क्योंकि ये एसोसिएशन हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां रोल प्ले करती है कुछ इस तरीके से। CH3 COOH, इसको यदि हम बेंजीन के अंदर डालते हैं तो ये एसोसिएट हो जाता है लाइक दिस। इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला के अंदर दिखाना पड़ेगा यदि इसके 2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है। यदि इसे बेंजीन के अंदर डालते हैं तो ये एसोसिएट हो जाता है लाइक दिस। इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला के अंदर देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। समझने के लिए आप इसे इस तरीके से COOH, ठीक है। और एक तरफ यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूल लिखते हैं CH3 C, यहां पर लिखो O और यहां पर लिखो OH। तो ये इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है और ये इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। अब ये देखो कि ये 2 मॉलिक्यूल, या मोल में देखें तो ये 2 मोल से शुरुआत की थी, अब ये कितने मोल में कन्वर्ट हो गया एसोसिएशन के बाद, 1 मोल के अंदर। तो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब घट गए। यदि इसको लिखा जाएगा तो यूं लिखा जाएगा CH3 COOH का ट्वाइस हो गया, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चले कहां थे, 2 अलग अलग पार्ट्स थे, अब 2 अलग अलग पार्ट्स से जुड़कर इन्होंने सिंगल पार्ट्स बना लिया। और यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग रोल प्ले कर रही है, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये 2 जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोल प्ले कर रही है, जिसके कारण इसकी एसोसिएशन हो गई। सो बोथ द केसेस, दोनों के दोनों केसेस ऐसे हैं जो एबनॉर्मेलिटीज कॉज करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एबनॉर्मेलिटी है तो हम उसे डिटेक्ट कैसे करें और उसे क्लियर कैसे करें, मतलब उसको रेक्टिफाई कैसे करें। तो वहां पर कुछ एक रूल है, उसे भी स्टडी करेंगे। Here is the definition of abnormal molar mass. It is when the molecular mass of a substance, यदि हम molecular mass of a substance determined by studying any of the colligative property, जैसा कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर भी बताया था कि हम इसके अंदर क्या स्टडी कर रहे हैं कि colligative property से we are studying colligative property से we are going to determine the mass, ठीक है। सो हम यहाँ पे मास को डिटरमाइन कर रहे हैं। सो एनी ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वी आर यूजिंग एनी ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू डिटरमाइन द मास एंड इट कम आउट टू बी डिफरेंट। और जो ये क्या रहा है, दैट मास इज कम आउट टू बी डिफरेंट, और वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसे
मास को या ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, वो क्या शो कर रहा है, एबनॉर्मल मोलर मास शो कर रहा है। और ये डिफरेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि या तो वहां पर एसोसिएशन हो रही है और या वहां पर क्या हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है। आइदर एसोसिएशन टेक्स प्लेस और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस इन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द करेक्शन। अभी एसोसिएशन हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है, तो इसकी करेक्शन कैसे करनी है। सो नाउ the most important topic of this chapter, that is called the Vento factor. अब Vento factor है क्या, let's understand this. To understand the extent of association और dissociation, कि कितना association है या कितना dissociation है, इस चीज को समझने के लिए एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। दैट फैक्टर नेम इज वेंटो फैक्टर। इसको क्या बोला गया, वेंटो फैक्टर, बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इज द साइंटिस्ट नेम वेंटोफ। इन्होंने अपना एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, या मैथमेटिकल टूल है जिसको हम आइटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके इस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है, दैट इज आई। तो इसको कैलकुलेशन के लिए हमारे पास, मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा है, इसके दो फॉर्मूलाज और हैं जो हम आगे फर्दर करेंगे, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन वे टू कैलकुलेट दी वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो हम उस चीज को समझते हैं कि एग्जांपल के तौर पे क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, so here is the calculation of Vento factor. What happened in the calculation of Vento factor? So this is the first way. मैं अभी पहला तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद दो तरीके और भी हैं जिसके द्वारा हम वेंटो फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन वे। ये सबसे कॉमन तरीका है, हम इसको एक समझते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम दूसरे फॉर्मुलेशन को भी समझेंगे जिससे वेंटो फैक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है। सो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये तो हुआ सिंपल फॉर्मूला, इसको एग्जांपल से समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि से NaCl है, NaCl को हमने वाटर के अंदर डाल दिया, तो किस में टूटना है, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ये इसमें टूट जाएगा। ठीक है, अभी इसका एक मोल लो, ठीक है, टाइम क्या है, अभी 0 है। टाइम 0 का मतलब मैंने अभी ये रिएक्शन शुरू नहीं की है, शुरू नहीं की तो अभी मेरे पास सारा रिएक्टेंट का रिएक्टेंट ही बड़ा, प्रोडक्ट तो भी बना ही नहीं, क्योंकि अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं किया, तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। ठीक है, अभी टाइम t आ गया, टाइम t आ गया मतलब मैंने रिएक्शन शुरू कर दी। अब ये सारा का सारा डिसोसिएट हो गया, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर ये टूट जाएगा। सो टूट जाएगा तो ये 0 हो गया, ये कितना बना, 1 बना, ये भी कितना बना, 1 बना। ठीक है, सो ये टोटल हो गया। तो अब बात करते हैं, ये क्या हुआ, बिफोर डिसोसिएशन, ये वाला सारा का सारा कौन सा पोर्शन था, बिफोर डिसोसिएशन, ये क्या था, आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, नाउ अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, इस फॉर्मूला में पुट कर दो, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, ऊपर आफ्टर वाला केस है, ये वाला आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0 तो इसके हैं, 1 इसका है, 1 इसका है, टोटल क्या हुआ 0 + 1 डिवाइडेड बाय इसका कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर 1 + 0 + 0, 1 + 0 + 0, तो टोटल क्या आया 2 डिवाइडेड बाय 1। तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या आई, 2 आई, वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जहां एसोसिएशन होगी वहां ये वैल्यू हाफ रह जाएगी, वो बात सेपरेट है। तो वो डिपेंड करेगा कि हमने जैसा जैसा एसोसिएशन का केस देखना है या डिसोसिएशन का केस। सो दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ से हम वेंटो फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। So here are the other two methods for calculation of the Vento factor. One is on the basis of colligative property. हम colligative properties के basis पर भी निकाल सकते हैं। One is observed value of the colligative property and normal value of colligative property. ये जैसे जैसे हम numerical करेंगे हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये on the basis of mass है। मास के बेसिस पर कैसे कर सकते हैं कि कैलकुलेटेड मास जो हमारा कैलकुलेटेड है और जो नीचे क्या आएगा एबनॉर्मल मास की एबनॉर्मल मास क्या है।
सो मास के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको n/a से ध्यान रखना है, जैसे नॉट एप्लीकेबल होता है, और ये क्या होता है O/C। OBC एक बैंक है तो बैंक के थ्रू निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड, नॉर्मल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटेड, ठीक है। सो ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, इन दोनों चीज़ों को ध्यान से करना है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। सो ये हुआ अबाउट द बेंटो फैक्टर। अब देखते हैं कि इसका यूसेज कहाँ है। हमने स्टडी तो कर ली, बट इसका यूसेज क्या है वो देखते हैं। फॉर्मूलाज ऑफ दी ऑल द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्चुअली ये सारी की सारी चीज हो किस में रही थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तो हो रही थी, और हम जो फॉर्मूलाज यूज कर रहे थे तो वहां पर एक इसी प्रकार की कमी थी कि वहां पर यदि वो पर्टिकुलर सोल्यूट एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू सही नहीं आ रही। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हमने उसके अंदर वेंटो फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना जरूरी हो गया। तो यहाँ पर हम सभी का फॉर्मूलाज लिखते हैं और उसी के अंदर वेंटो फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या था, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इक्वल टू ये था N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ठीक है। ये वाला हमारा फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला के अंदर जहां सोल्यूट की वैल्यू आ रही है वहां पर आपको उसके अंदर वेंटो फैक्टर दिखाना पड़ेगा। तो वेंटो फैक्टर की मल्टीप्लाई वहां करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0। तो ये सोल्यूट है, मेजरली यही सोल्यूट का काम कर रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, I N2 अपॉन N1 प्लस N2। नीचे वाले सोल्यूट की वैल्यू हम वैसे स्किप कर रहे थे तो उसको छोड़ दीजिए, मतलब इसको I से मल्टीप्लाई करनी है। What about the elevation in boiling point? फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TB इक्वल टू मोलैलिटी इंटू KB। मोलैलिटी के अंदर नंबर ऑफ सोल्यूट्स पार्टिकल आ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू M इंटू KB, where I is the वेंटो फैक्टर। सेम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी सेम है, डेल्टा TF इक्वल टू M इंटू KF। क्या हो जाएगा ये, इक्वल टू डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू में M इंटू में KF। फॉर्मूला हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू C इंटू R इंटू T। कंसंट्रेशन जैसे ऊपर है तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू I इंटू C इंटू R इंटू T। तो यहाँ पर अभी आपको सभी के सभी जो फॉर्मूलाज हैं वो अब ये यूज करने हैं, ना कि ये यूज करने हैं। क्या केस होगा, ठीक है। अब जैसे यूरिया है या ग्लूकोज है, ये एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते, तो इसमें आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और यदि वहां पे एसोसिएशन हुई है, एसोसिएशन हुई है, तो आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी, क्योंकि वो कंसंट्रेशन कम होगा। और डिसोसिएशन हुई है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो ये 3 बात आपको ध्यान रखने हैं, ये भी हम आगे यूज करेंगे इसका, ठीक है। सो यदि कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं है, जैसे यूरिया और ग्लूकोज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और कुछ भी ऐसे केसेस है जहाँ एसोसिएशन है डिसोसिएशन है, तो अकॉर्डिंग टू हम आई की वैल्यू को सेट करेंगे। तो अब से ये फॉर्मूला नहीं, अब हम सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूलाज की बात करेंगे। दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्मूलाज जो वेंटो फैक्टर के साथ रखे गए हैं, तो ध्यान रखना है उनका।